दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत। शराब घोटाले में ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें समन भेजा था, शामिल होने के लिए बुलाया था। पूछताछ में समन के बाद ईडी ऑफिस पहुंचे हैं कैलाश गहलोत। आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का आरोप है। परिवहन मंत्री हैं दिल्ली के कैलाश गहलोत, जिन्हें अब आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने के आरोप में समन भेजा गया ईडी की तरफ से कि वो पूछताछ में आए और शामिल हो। और ईडी दफ्तर इस बीच कैलाश गहलोत पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो शराब घोटाले में केजरीवाल के मंत्री को समन भेजा गया। बता दें आपको, आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का आरोप है। पीएमएलए के तहत बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। कैलाश गहलोत के घर रुकता था विजय नायर। ऐसे में नजफगढ़ से विधायक, दिल्ली सरकार में परिवहन मंत्री है। ये तमाम डिटेल्स आपके सामने हम रख रहे हैं कि कैलाश गहलोत की मुसीबत अब बढ़ सकती है, क्योंकि ईडी ने समन भेजकर उन्हें पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया है। और ये समन क्यों भेजा गया है, जैसा कि हमने आपको बताया कि ड्राफ्ट तैयार करने का आरोप सीधे तौर पर कैलाश गहलोत पर ही लगा है। ईडी दफ्तर का ही रुख करते हैं। जितेंद्र शर्मा वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, बताइए, कैलाश गहलोत पहुंच चुके हैं। ईडी की तरफ से भी तैयारी पूरी की गई होगी, सवाल की लिस्ट पूरी होगी लंबी। ऐसे में क्या कुछ है ऐसा जो जानने की कोशिश ईडी की तरफ से की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए, अब से कुछ देर पहले दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ईडी दफ्तर पहुंचे। ईडी हेडक्वार्टर में उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है। दरअसल पीएमएलए के तहत उनके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे आबकारी घोटाले में। दरअसल जो कैलाश गहलोत हैं, जो कि दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं, उनके ऊपर आरोप है कि जो जीओएम था, यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जिसने बाकायदा नई आबकारी नीति तैयार की थी, जो ड्राफ्ट तैयार किया था, उसमें ये भी शामिल थे। जीओएम में उस वक्त 3 मंत्री शामिल थे, जिनमें से एक तो डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया, जिनके पास जो एक्साइज मंत्रालय था वो उनके पास था उस वक्त। इसके अलावा सत्येंद्र जैन, जो कि पीएमएलए के अन्य मुकदमे में पहले से तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, और तीसरे कैलाश गहलोत, जो कि उस वक्त भी परिवहन मंत्री थे। तो इन्हीं 3 मंत्रियों ने बाकायदा जो नई एक्साइज पॉलिसी थी उसका ड्राफ्ट तैयार किया। और खास बात यह कि ड्राफ्ट तैयार करने से पहले, जिस वक्त वो ड्राफ्ट तैयार किया, यानी कि उसको लागू करने से पहले, उसके क्रियान्वयन से पहले, वो साउथ लॉबी को सौंप दिया गया था। और उनके कहने पर ही इसमें कुछ चेंजेस भी किए गए थे, यानी कि जो प्रॉफिट मार्जिन था वो 6 से 12% किया गया था। इसके अलावा खास बात ये कि जो दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत, वो विजय नायर के बेहद करीबी बताए जाते हैं। इसके अलावा बताया जाए, जो कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का हेड है विजय नायर, आम आदमी पार्टी का, वो कैलाश गहलोत के सरकारी बंगले में ही रहता है। और इस बात का जिक्र बाकायदा विजय नायर को जिस वक्त गिरफ्तार किया गया, उसके रिमांड नोट में भी किया गया था कि विजय नायर जो है वो कैलाश गहलोत, जो कि दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं, उनके सरकारी आवास में रहता है, जबकि कैलाश गहलोत अपने प्राइवेट बंगले में रहते हैं। तो इस तरीके के तमाम आरोप उस वक्त लगे थे। तो जाहिर सी बात है कि ईडी को कैलाश गहलोत से पूछताछ करना इस पूरे मामले में बेहद जरूरी था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले से ही 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में है। ईडी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। तो जो नए खुलासे उनसे पूछताछ के जितेंद्र, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहे। कुछ और सवालों के जवाब मैं आपसे चाहूंगी। इस बीच बड़ी खबर का पहले हम रुख करने जा रहे हैं। समन भेजने पर आम आदमी पार्टी नेता दिलीप पांडे का बयान सामने आया है। अब समन ना आए तो आश्चर्य होता है। दिलीप पांडे की तरफ से कहा गया है कैलाश गहलोत को समन भेजने पर कांग्रेस ने भी जोरदार हमला बोला है। समन भेजना फैशन बन गया है। अरविंदर सिंह लवली की तरफ से कहा गया ईडी समन न भेजे तो खाना हजम नहीं होता। परिस्थितियां ऐसी हैं कि अब समन ना आए, अगर ईडी ना नोटिस करे तो आश्चर्य होगा। मेन बात क्या है, मुख्य बात क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही के खिलाफ पूरी दिल्ली, पूरा देश एकजुट हो रहा है। आज देखिए, हम इस समय रामलीला मैदान में खड़े हैं। 31 तारीख को 10 बजे जो है पूरी दिल्ली और देश का आह्वान किया गया है भाजपा की गुंडागर्दी के खिलाफ और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ। यहाँ लोग पहुंचेंगे अपने हक और इंसाफ की आवाज बुलंद करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी सब कुछ करेगी जो मुख्य प्रश्न है उससे ध्यान हटाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी अभी तक जवाब नहीं दे रही है कि भाजपा ने शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए क्यों लिए। जो प्राइम एक्यूज था उसको आपने बेल भी दिया, उसको आपने पैसे लेके अप्रूवर भी बनाया, और अभी तक भाजपा के किसी भी नेता ने इस विषय पर कोई जवाब नहीं दिया। अभी तक ये नहीं बताया भाजपा ने कि अब भारतीय जनता पार्टी किस नेता को ईडी गिरफ्तार करने वाली है। आम आदमी पार्टी के मसले में भाजपा के नेता तुरंत आके बताते थे कि अब ये गिरफ्तार होंगे, अभी कोई चुप्पी नहीं। तो असल सवाल से ध्यान भटकाने की ये पूरी कवायद है, पूरी कोशिश है। हम सब जानते हैं सैकड़ों रेड्स पड़ी, सैकड़ों गिरफ्तारियां हुई, लेकिन अभी तक सबूत के तौर पर कागज का एक टुकड़ा नहीं मिला और 1 रुपए की वसूली नहीं दिखा पाई, कोई मनी ट्रेल नहीं दिखा पाई। तो वो तो कैलाश गहलोत जी और आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है वो मिलकर तय कर लेगी। मतलब बोलबाब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अब जवाब देना पड़ेगा कि शरद चंद्र रेड्डी से 60 करोड़ रुपए क्यों लिए। Summons have been become a fashion in this government.
लाइक सर है सेट कि जिस दिन जो है कांग्रेस को नोटिस ना आए उस दिन जो है हम परेशान हो जाते हैं कि क्यों नहीं नोटिस आया। ऐसे ही जो है जब तक ये समन ना भेजें तब तक इनका खाना हजम नहीं होता। इनको लगता है आज ये ढूंढते हैं पूरा दिन कि कल किसको समन भेजना है। तो इट हैज बिकम अ फैशन फॉर दिस गवर्नमेंट। और इस बीच दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, सीधा रुक कर दौरान मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी की 3 स्टेटमेंट्स ली गई, जिसमें से 2 स्टेटमेंट्स में उन्होंने अरविंद जी के विषय में कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे अपराध के विषय में कोई भी जानकारी होती हो या उसकी तरफ इशारा भी होता हो। तीसरी स्टेटमेंट उनके खिलाफ उन्होंने दी। उनके बेटे राघव की 7 स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई हैं, 7। उसी एजेंसी ने 7 बार उनकी गवाही ली। 6 स्टेटमेंट्स में वो कोई ऐसी बात नहीं कहता, वो वही बात रिपीट करता है जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरे पिता जमीन के काम से अरविंद केजरीवाल से मिले। मगर जब 7वीं स्टेटमेंट में वो अरविंद केजरीवाल को इंडाइट करता है तो उनकी बेल हो जाती है और उनको सरकारी गवाह बना लिया जाता है। हमने आपको शरद रेड्डी के विषय में बताया था कि शरद रेड्डी का भारतीय जनता पार्टी से क्या रिश्ता है। शरद रेड्डी मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से देते हैं। सबके मन में सवाल था कि भाई 4 में से 1 गवाह का तो अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया, बाकी गवाहों का कौन बताएगा। तो आज हम मुगुंटा रेड्डी और उनके बेटे राघव मुगुंटा रेड्डी के बारे में आपको बता रहे हैं। कल एनडीए यानी कि प्रधानमंत्री जी की जो अलायंस है एनडीए, उसके घटक दल टीडीपी ने उनको अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए उम्मीदवार बना लिया है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अब अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जो मुख्य गवाह है उनके परिवार के लिए वोट मांगेंगे। हमारा सवाल है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। हर आदमी जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतने दबाव के बाद, जेल डालने के बाद गवाही देता है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से सीधा जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई दूर का रिश्ते नाता करके जुड़ा हुआ है, सीधा जुड़ा हुआ है। एमएसआर को भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के टीडीपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और वो पिछले कई दिनों से वहां पे कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो हम जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने कोर्ट में कहा था, शरद रेड्डी की कंपनी ने 55 करोड़ रुपए आरोपी बनने के बाद भारतीय। तो सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे हैं, सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए घेरने की कोशिश एक बार फिर से जांच एजेंसियों को और बीजेपी को, ये कहते हुए कि जिन लोगों ने बीजेपी को चंदा दिया वही लोग अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी के पास कोई भी सबूत नहीं है। जितेंद्र, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहूंगी, कल का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इंडिया अलायंस इसको लेकर एक बड़ी रैली करने वाला है और इस बीच कैलाश गहलोत को भी ईडी का समन मिला और वो पहुंच गए ईडी दफ्तर। किस तरीके से मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, कैलाश गहलोत से आज जब पूछताछ की जा रही है, उनके बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि उनकी भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। क्योंकि जो ड्राफ्ट तैयार हुआ था, जिसको पहले से ही साउथ लोब यानी कि शराब कारोबारियों को दे दिया गया था, उसके लागू करने से पहले ही उस जीओएम में दरअसल कैलाश गहलोत भी शामिल थे और कैलाश गहलोत को पीएमएलए के तहत बाकायदा सम्मान आना, उनके बयान रिकॉर्ड करना, तो कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में कैलाश गहलोत की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विजय नायर भी इस केस में आरोपी है, वो विजय नायर जो कि इनके सरकारी आवास में रुका करता था। तो आखिरकार ऐसी क्या वजह थी? तो ये तमाम चीजें हैं जो कैलाश गहलोत को सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करती हैं। तो ऐसे में कैलाश गहलोत के बयान करना, ईडी दर्ज करना ईडी के लिए बेहद जरूरी था और आज इसी मकसद से सुबह सबसे पहले कैलाश गहलोत को पीएमएलए के तहत सम्मन जारी किया गया और उसके तुरंत बाद तकरीबन 11:30 बजे कैलाश गहलोत ईडी दफ्तर भी पहुंच गए। जी, तो ये पूछताछ कितनी लंबी चलेगी, इस पर नजर बनाए रखेगा। आगे भी अपडेट्स के लिए आपका रुख करते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और अब वक्त है TV9 भारतवर्ष के नए शो दिल्ली डायलॉग का। चलते हैं उत्तर पश्चिम दिल्ली के मंगोलपुरी अपने सहयोगी करुणा शंकर शर्मा के पास।
नमस्कार, TV9 भारतवर्ष के खास शो दिल्ली डायलॉग में आप सभी का स्वागत है। 12:15 बज चुके हैं और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। यहां देखिए धूप बहुत तेज है, गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इस गर्मी से ज्यादा जो दिल्ली में इस वक्त मौसमी गर्मी है, उससे ज्यादा सियासी तपिश है, चुनावी गर्मी ज्यादा बढ़ रही है। हमारे साथ लोग मौजूद और आज मैं मौजूद हूं मंगोलपुरी में, जो कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। यहां पर मुकाबला कैसा है? एक तरफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, दूसरी तरफ बीजेपी है जिसके साथ मुकाबला। अरविंद केजरीवाल इस वक्त ईडी की रिमांड में है। क्या हो रहा है, मुकाबला कैसा है, इस बार हम बात करेंगे। हमारे साथ जो लोग मौजूद है, बताइए इस बार मुकाबला कैसा है? मुकाबला एक तरफा है। पिछली बार भी हम 5.5 लाख। एक तरफा किसकी तरफ? सिर्फ बीजेपी। इतना विश्वास कैसे? देखिए, आप एक चीज़ समझ लीजिए, केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं, उसकी जो नीतियां हैं वो तो अलग हैं ही हैं। यहाँ पर पिछली बार से लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ये मंगोलपुरी विधानसभा में भी हम खड़े हैं, इसमें 180 बूथ हैं। पिछली बार भी 180 के 180 बूथ यहाँ से बीजेपी जीत के गई थी। अब की बार भी यहाँ से जीत के, मार्जिन यहाँ से 5 लाख से ऊपर वोटों का बीजेपी का रहने। नहीं, लेकिन क्या हंसराज हंस जो मौजूदा सांसद हैं उनको टिकट नहीं दिया गया, क्या इसका नुकसान आपको लगता है उठाना पड़ेगा यहाँ पर सीट पर? नहीं, कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, बल्कि और भी वोटों से जीत के आएंगे हम यहाँ पे। नहीं, मौजूदा सांसद का फिर टिकट क्यों काटा गया? काटा नहीं गया है, वो संगठन की बैठक में जो भी फैसला होता है, पार्टी का नियम होता है, उसके हिसाब से चलते हैं हम लोग। जी, आप बताइए इस बार आपको फाइट कैसी नजर आ रही है? देखिए, फाइट अब की बार हमारे यहाँ आम आदमी का और कांग्रेस का जो गठबंधन है, इस गठबंधन में अब मैं मेरे बीजेपी साथी से ये बात पूछना चाहता हूँ, पिछली बार इन्होंने उदित राज जी को टिकट दिया था। उदित राज जी का कोई एक भी कार्य कोई हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में बताए मंगोलपुरी में। अब की बार इन्होंने दूसरा हंसराज को दे दिया। मैं इनसे, मेरे साथी से ये पूछना चाहता हूँ, इन्होंने मंगोलपुरी सुल्तानपुरी हमारी दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी नज़दीक में है, कोई एक भी कार्य इन्होंने किया हो बीजेपी वालों ने तो मैं मान जाऊंगा। इसलिए मैं अब की बार ये कहता हूं कि हमारी जो अलायंस बना है, उस अलायंस की वजह से हमारे यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा। लेकिन इस बार भी विश्वास जताया जा रहा है कि भले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ क्यों ना आ जाए, सातों की सातों सीटों पर बीजेपी जीतेगी, ये दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ। देखिए, ये जो आप लोग कहते हैं कि ये साथ क्यों ना आ जाए, यहाँ सिर्फ एक विचारधारा की लड़ाई है। यहाँ कोई सबके साथ हैं। क्या है वो विचारधारा? विचारधारा की यहाँ लड़ाई है कि जो गलत नीतियाँ आती हैं उस पे हम लोग। किसकी गलत नीतियाँ? जैसे आपकी केंद्र सरकार है, बहुत सारी गलत नीतियाँ ऐसी हैं कि जो खुलेआम महिलाओं को नंगा मणिपुर में घुमाया गया और प्रधानमंत्री जी भावुक नहीं हुए, वो भावुक नहीं हुए। और अभी वैसे उनको नौटंकी करना होता है तो बोलते हैं भावुक हो गए, प्रधानमंत्री जी के आंखों में आंसू आ गई। जब वो भी हमारी बहन बेटी हैं जो मणिपुर में घुमाया गया, एक फौजी की बहन बेटी हैं, बीबी हैं, नंगा घुमाया गया, वो हमारे देश की बेटी नहीं है, हमारे देश की शक्ति नहीं है। जो आपकी जंतर मंतर पे पहलवान बेटियों के साथ हुआ है, उनके सीने पे, उनके चेहरे पे पैर रखा गया है, पुलिस वालों से घसीटा गया, वो हमारे देश। आपके हिसाब से ये मुद्दे काउंट करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, जो मौजूदा सांसद है हंसराज हंस, क्या वो आपको नजर आए? वो यहाँ पर नजर आए लोकसभा? कभी नजर नहीं आए, ना वो नजर आए। वो तो शायद इलेक्शनों में ही आए थे जब वोट मांगने आए थे, उसके बाद तो कहीं नजर नहीं आए, कहीं भी नजर नहीं आए, चाहे कुछ भी हो जाए। बीजेपी की एक नीति है, सिलेंडर पे बात ना करें, महंगाई पे बात ना करें, पेट्रोल पे बात ना करें, नौकरी पे बात ना करें, रोजगार पे बात ना करें। बात किस पे किया जाए बताओ? 1100 का सिलेंडर, 1200 का सिलेंडर। स्मृति ईरानी नौटंकी करते थे, मनमोहन जी को चूड़ियां देते थे, छाती ठोकते थे स्मृति ईरानी। 400 का सिलेंडर, 400 का 1100-1200 का सिलेंडर बिकवा दिए। गरीब आदमी 4000 की नौकरी करेगा, 1100 का सिलेंडर लेगा। तो ये सब नौटंकी अब खत्म होने वाली। अच्छा, मौजूदा सांसद से मंगोलपुरी वाले खुश हैं? देखो, खुश तो जब होंगे जो मार्केट के अंदर दिखेंगे। 5 साल नजर नहीं आते हंसराज? अरे नजर, अगर ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता ही बता देंगे। देखो, ये सवाल तो बीजेपी के कार्यकर्ता ही बता देंगे कि उनको नजर आए। हमारी तो चलो छोड़, दूसरी बात है। आप तो आम पब्लिक है ना, आप बताइए। बिल्कुल नजर नहीं आए। आप बताइए, आप बताइए सर। बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ वो टीवी पे नजर आए, सोनी चैनल पे नजर आए, इंटरटेनमेंट के चैनल पे नजर आए। अदरवाइज यहाँ के सांसद अभी एक बार भी नजर नहीं आए। ना ही बीजेपी, क्या नाम है, मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र में इतने क्राइम हुए, इतना बुरा हाल है, एक बार भी हमने उनको नहीं देखा। इसका असर पड़ेगा इस बार लोकसभा में? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि मैंने मौजूदा सांसद को नई दिल्ली में एक पोस्टर में देखा था और 5 साल उनकी कोई शक्ल नहीं देखी। तो उन्होंने यहाँ फंड भी क्या लगाया? बीजेपी सांसद से यानी यहाँ के लोग नाराज हैं? बिल्कुल नाराज हैं। और देश की जो ये नीतियां इस वक्त चल रही हैं, बेरोजगारी
और महंगाई जो सबसे बड़ी मार इस देश के जो लोग झेल रहे हैं, उसका जवाब आने वाले लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र की जनता बराबर देगी भारतीय जनता लेकिन पार्टी। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि दिल्ली में इस वक्त छाया हुआ। आप सब जानते हैं मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं इस वक्त अरविंद केजरीवाल, जो कि ईडी की हिरासत में शराब घोटाले का। क्या लगता है कि शराब घोटाले का कोई असर पड़ेगा इस बार चुनाव में? बिल्कुल कोई असर, मतलब कि जो है ईडी के अंदर जितना भी इसने घोटाला किया है वो सारा असर पड़ेगा। एक छोटी सी सरकार, मैं जानना चाहता हूं, अखिलेश यादव की सरकार इतनी पुरानी सरकार है, वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाई। 10 साल में इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी कहां से बन पाई? कहां से इनके पास इतना फंड आया कि ये राष्ट्रीय पार्टी बन गई? और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने तो पहले ही अपना सब कुछ हार के उनके साथ समर्थन कर दिया। उनको पता है हमने तो जीतना नहीं, इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया। वो पहले। लेकिन एक बात बताइए, जब आप चुनाव करते हैं, जब आप वोट देते हैं, तो आप कैंडिडेट को देखकर देखते हैं। इस बार जो हंसराज हैं, जो कि मौजूदा सांसद, खैर इस बार टिकट उनका कट गया है, लोग शिकायत कर रहे हैं कि वो नजर ही नहीं आते। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जाके देखिए, ये लाइटें जो हैं उनकी हंसराज हंसी जी के फंड से लगी हुई हैं। आपने कहीं भी देखो, रोहिणी में देखो लगी हुई हैं। क्या बोल रहे हैं आप? नहीं आते हैं सर, कभी आए नहीं, 5 साल के अंदर कभी आए ही नहीं, कभी नहीं। एक गलत बात है कि आप क्या बोल रहे हैं? चौहान जी ने लगाई है, ये असत्य बोल रहे हैं। किसने लगवाई है? राजकुमार चौहान जी ने लगवाई है ये लाइट। जितने मंगोलपुरी के अंदर जितना कार्य हुआ है, राजकुमार चौहान जी ने वो कार्य करके दिखाया जो आज तक कार्य हुआ ही नहीं है। कमाल है इन लोगों का। आप एक चीज समझ लीजिए, अरे सुनो यार, जरा 1 मिनट जरा सुन लीजिए बात। अब वो मेरा भाई उदित राज जी की बुराई कर रहा है, और उदित राज जी कांग्रेस के कैंडिडेट है, उनकी प्रत्याशी उनकी तरफ से। कि कांग्रेस के जो प्रमुख नेता हैं यहाँ पर, जो चुनाव के प्रबल दावेदार हैं, कहा कि वो उदित राज है, इनमें आपस में सामंजस्य नहीं है। अभी तो तय नहीं हुआ। राजकुमार चौहान भी हो सकते हैं, उदित राज भी हो सकते हैं, दोनों नाम अभी तय नहीं हुआ है कौन। बैलेंस हो गया है, हो गया। तो फिर ये तो उदित राज की बुराई कर रहे हैं। उदित राज किसका प्रत्याशी है? आज कांग्रेस से ही है ना, और वो उसकी बुराई कर रहे हैं। आप ये समझ, इनका काहे का अलायंस है? इनका कोई वजूद ही नहीं है। सवाल मेरा ये था कि क्या जो मौजूदा सांसद है उन्होंने काम किया है या फिर नहीं किया? जनता खुश है कि नहीं? बिल्कुल काम किया। सांसद गली गली में तो ना जाएगा, सांसद का काम गली गली में जाना नहीं। फिर बीजेपी की तरफ से टिकट क्यों नहीं दिया गया, रिपीट क्यों नहीं किया गया? अब ये तो संगठन का फैसला है, रिपीट नहीं किया गया तो सवाल देखिए गंभीर तो है ना, कि सिर्फ एक देखिए 7 में से सिर्फ मनोज तिवारी जिनको रिपीट किया गया, किसी और को रिपीट नहीं किया गया। गौतम गंभीर का मसला आगे उन्होंने इस पर अनविलिंगनेस दिखाया था। किसी के बाप की पुश्तैनी नहीं है, जो संगठन चाहेगा वो होगा। यहाँ नहीं कांग्रेस की तरह एक आदमी का बाप बेटे लड़ते रहेंगे, जो संगठन काम करेगा वही होगा यहाँ पे। तो यानी जो मुकाबला है, यानी जो मौजूदा टिकट दिया गया योगेंद्र चंदोलिया जी को, और उनके अभी देखिए कौन खड़ा होता है ये नहीं पता। मुकाबला इस बार खड़ा है। जमीनी कार्यकर्ता दिया पार्टी बीजेपी आई ऐसी, जमीनी कार्यकर्ता टिकट देती है, या परिवारवाद नहीं है, या जमीन के कार्यकर्ता कहाँ बैठा दे कुछ नहीं पता। ठीक है, यहाँ पर एक मसला उठाया जा रहा है कि परिवारवाद नहीं है, यहाँ पर एक जमीन का कार्यकर्ता है उसको भी उठाया जाता है, योगेंद्र चंदोलिया का जिक्र किया जा रहा है। हमेशा बाहर का कैंडिडेट देते हैं बीजेपी वाले भी, और सांप्रदायिक बातें करते हैं। यहाँ मंगोलपुरी में देखिएगा ना, एक बार भी हंसराज ने शकल नहीं दिखाई है। जनता रोती है उसके लिए, ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देते हैं। वहाँ तो लोग बोल रहे हैं आए हैं काम किया। कौन कह रहा है? ये सारी आजमाइश से ये बाबू बालक जो खड़े हैं, ये राजकुमार चौहान की देन है, ये झूठ है। आप क्या बोल रहे हैं? आम जनता से पूछिए सर, सब मना करे, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। हंसराज जी एक बार भी नहीं आए, एक बार भी नहीं आए। तो क्या इसलिए इस बार टिकट कटा? क्या इस बार इसलिए टिकट कटा? देखिए, ये हर बार बीजेपी वाले दूसरा बाहर से वो लाते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हम कांग्रेसी हैं, और ये यहाँ पर श्री राजकुमार चौहान ने जितना काम कराया, मंगोलपुरी के अंदर 26 बारात घर बनवाए। राजकुमार चौहान जी ने इतना काम कराया मंगोलपुरी में, उनकी रिपेयरिंग तक हंसराज जी ने नहीं करवाई आज तक, और ना ही इनके बीजेपी वालों का एक भी सांसद आकर के मंगोल। अच्छा, लेकिन एक बड़ा सवाल है यहाँ पर। अगर मैं देखूं, अगर बीजेपी की बात की जाए तो कौन होगा उम्मीदवार वो तय हो गया है, लेकिन कांग्रेस और आपके गठबंधन में ये जो सीटें कांग्रेस को आई है, ये तय नहीं हो पा रहा कि उदित राज होंगे, राजकुमार चौहान होंगे या कोई और होगा। कांग्रेस हाईकमान जो फैसला करेगा जिस उम्मीदवार पे, ये लेट लतीफी कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगी? नहीं, दिल्ली के अंदर अभी 60 दिन है इलेक्शन के। छठे चरण में दिल्ली में इलेक्शन होगा। तो जिन राज्यों में जल्दी इलेक्शन है, उन राज्यों के लिए टिकटों की घोषणा की जा रही है हाईकमान द्वारा, और हमारी भी शीघ्र हो जाएगी। इसका भी वो हो जाएगा पटचे। आपकी जमानत जब्त हो जाएगी उनकी,
ये सच्चाई है। लेकिन दिल्ली सरकार में 15 साल मंत्री रहे, यहीं से 3 बार हारे भी हैं, यहीं से 3 बार हारे भी हैं। जमानत जब्त है उनकी, लिखवा के ले लो, कोई नहीं जानता। ठीक है, मैं अगले मुद्दे पर आता हूँ, आप बोलिए फिर अगले मुद्दे पर। इनकी आउटर दिल्ली में बीजेपी के पास आज तक कैंडिडेट नहीं है। आज तक जितने भी कैंडिडेट आए हैं सब बाहर के आते हैं। और राजकुमार चौहान को अगर टिकट मिल गई तो चंदौलिया की जमानत जब्त करके भेजेंगे। नहीं, लेकिन 2019 में तो जीते भी ना, आप बाहर की बात बोल रहे हैं। आप हंसराज हंस का जिक्र करिए, जीत भी तो दर्ज की बीजेपी। राजकुमार चौहान को टिकट हमारी अलग कमान कांग्रेस ने टिकट दी तो हम दावा करते हैं कि जमानत जब्त करके चंदौलिया की भेजेंगे। मैं पीछे आना चाहूंगा, आप क्या बोलना चाहेंगे? इस बार मुकाबला कैसा नजर आ रहा है? बोलो, मुकाबला तो टक्कर का आ रहा है। मुकाबला टक्कर का नजर आ रहा है। हाँ। कोई भी जीत सकता है। नहीं, चौहान के अलावा बीजेपी नहीं जीतेगी इस बार। बीजेपी नहीं जीतेगी, ये आपका कहना। आपको क्या लग रहा है? राजकुमार चौहान जीतेगा टिकट। राजकुमार चौहान, यही कांग्रेस। आप क्या बोलना चाहेंगे? राजकुमार चौहान जीतेंगे क्योंकि उन्होंने काफी दिनों से जनता के बीच में काम कर रखा है और रोड 5 साल के लिए तो हंसराज हंस थे ना यहाँ पर, कुछ नहीं किया, जनता ने शकल नहीं देखा उनकी। अच्छा, हाँ बोलिए फिर अगले सवाल पर आ। सुन लेते हैं, 1 सेकंड सुन लेते हैं। भाजपा में ये लोग 20-20 साल से हैं, ये बहुत पुराने साथी हैं, 20 साल से हैं। आज तक टिकट तो नहीं मिली मोदी जी इतनी अत्याचार क्यों कर रहे हैं कि जितने कांग्रेस के भगौड़े जा रहे हैं, जितने ये बोलते थे कि कांग्रेस में आपका चोर हैं, ये घोटालेबाज हैं, तो जितने घोटालेबाज मोदी जी के पास जा रहे हैं, अपने वर्करों के साथ ना इंसाफी करके उन चोरों को टिकट क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब भाजपा में कैंडिडेट नहीं है। और मोदी जी कहते हैं 400 पर, और कैंडिडेट कांग्रेस से उधार ये लोग नहीं है क्या? इनको नहीं, वो आप बात ठीक है, लेकिन जो आम जनता है वो क्या लग रहा है, किसको देख रही है? प्रधानमंत्री मोदी को देख रही है, बड़े नेताओं को देख रही है, किसको देख रही है? उसके आधार पर एक वोट दिया जा रहा है। पैटर्न क्या नजर आ रहा है? मोदी को तो नहीं देख रहे, अब नहीं देख रहे मोदी को। लेडीज से तो बिल्कुल नहीं देख रही मोदी को, क्योंकि लेडीजों का एक ही है कि जो हमें समझेगा हम उसको समझेंगे, जो हमें हमारे साथ चढ़ेगा हम उसके साथ खड़ी होंगे। तो मोदी जी को तो बिल्कुल नहीं देख। तो कौन आपके साथ नजर आ रहा है? किस पर आपको ज्यादा विश्वास है? बताइए किस पर विश्वास है आपको? हमारे अपने कांग्रेस पे। जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप बोलना चाह रहे हैं? इस बार किस पर विश्वास है यहाँ की जनता को मंगोलपुरी की? इंडिया गठबंधन पर और राजकुमार चौहान जी के नेतृत्व में। यानी इंडिया गठबंधन कुछ कर पाएगा इस बार? बिल्कुल, इंडिया गठबंधन इस बार 300 सीटें जीतेगा। 300 सीटें? लेकिन वो लोग तो 370 पार की बात बोल रहे हैं। देखिए, अब की बार इंडिया गठबंधन में ये सिर्फ कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन अब की बार हमारे यहाँ से, मैं यहाँ रहता हूँ मंगोलपुरी में, मैं मंगोलपुरी से ये कह सकता हूँ अब की बार अगर कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार चौहान को टिकट मिल गया तो मैं दावे से कह सकता हूँ मंगोलपुरी में ये बड़ा दिलचस्प है, ये बड़ा दिलचस्प है। कांग्रेस हो, इंडिया अलायंस हो, वो नहीं बोल रहे हैं कि इस बार कितनी सीटें आएंगी, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो दावा कर रहे हैं कि 300 प्लस इंडिया अलायंस के लिए। खैर, अगला सवाल, बहुत शोर हो रहा है, सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल के अंदर है, ईडी की रिमांड में है, भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। क्या इस बार लोकसभा चुनाव, देखिए इलेक्शन की डेट आती है, उसके 5 दिन बाद गिरफ्तारी हो जाती है, जेल के अंदर चलेगा, असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा? कैसे नहीं पड़ेगा? केजरीवाल के साथ जिन्होंने अन्ना आंदोलन में जो सहयोग लिया था, जो साथी थे, कौन इनके साथ में? सब चले गए करके छोड़ के, जो बचे थे वो घोटाले में अंदर हैं। ऐसा तो है नहीं, गोवा तक के इनके विधायक जो है वो अंदर जा चुके हैं, ऐसा कैसे इम्पैक्ट नहीं आएगा? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जो आदमी 9 बार में पहुंचा है ना, वो तो नोट क्या बोलूं, बेकार आदमी है, घटिया आदमी है। क्या असर पड़ेगा ऐसी जनता पे? देखिए, आप हर जगह माहौल खराब है, थाने के पास होते हुए भी लोग बेकार है, छीना झपटी आए दिन हो रही है, महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं है, किस तरीके की परेशानी है? कोई ये बताइए, आप वो कैसे मुख्यमंत्री है? नहीं, कानून तो केंद्र के अधीन है ना। क्या हमारे केजरीवाल बिल्कुल नहीं सुनता, हमारी महिलाओं की बिल्कुल नहीं सुनता, हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनता। केजरीवाल बेकार आदमी है और धोखेबाज आदमी है। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से दावा इस बात का है कि भले ही अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हो, लेकिन सिंपैथी मिलेगी, सिंपैथी वोट बढ़ेगा आम आदमी पार्टी के। मैं बताता हूँ क्या रीजन है।
अगर वो सच्चा था तो पहले समन में जाना चाहिए था। अगर मैं सच्चा हूँ मुझे पुलिस बुलाएगी। उन्होंने समन को ही गैर कानूनी बता दिया, फर्जी बता दिया था। फिर तो संसद बेकार है, विधानसभा सब बेकार है, फिर केजरीवाल ही सच्चा है ना। अगर मैं सच्चा हूँ पुलिस मुझे बुलाएगी, मैं एक बार में जाऊंगा। अगर मैं कुछ गलत करा होगा मैं बचूंगा, जाने से कोई समाधान। आपके हिसाब से ईडी ने सही किया? बिल्कुल सही किया। आपके हिसाब से ईडी ने सही किया है गलत किया? सही, बिल्कुल सही करा। आप बताइए। बिल्कुल सही किया जी, बिल्कुल सही किया। आप क्या बोलना चाहेंगे? सही करा, सही करा। ईडी ने सही किया। आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा लोकसभा चुनाव में इसका? होगा वो तो। इंडिया अलायंस को भी नुकसान होगा इसका? नुकसान है जी सारा। क्या बोल रहे हैं? शराबी बना दिया दिल्ली को, एक पे एक फ्री देके शराबी बना दिया। एक पीने वाला 2 पी रहा है, दिल्ली की देन है सरकार। अच्छा, यहाँ पर ये बोल रहे हैं, सुन लीजिए, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि भाई जो गिरफ्तारी हो एकदम सही हुई है और इसका नुकसान दिल्ली में होगा इस बार। कल कोर्ट के अंदर केजरीवाल जी ने कहा कि जिस व्यक्ति ने मेरा नाम लिया है उसी ने गिरफ्तारी के बाद बीजेपी चंद्र रेड्डी का आप जिक्र कर रहे हैं। हाँ जी, बीजेपी को 50 करोड़ रुपए इलेक्टेड बॉन्ड से उन्होंने दिए हैं, उसके बाद उनकी जमानत हो जाती है। ये कौन सा कानून चलाना चाह रहे हैं इंडिया के अंदर? नहीं, एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल कोर्ट में क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं वो एक मसला है, ठीक है, उस पर बात हो जाएगी। लेकिन अगर शराब घोटाले का उन पर आरोप लगा है, आप देखिए इसके पहले 3 मंत्री जेल के अंदर हैं, तो क्या उससे ये साफ हो जाता है कि यहाँ कुछ गलत नहीं हुआ? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बात तो वहां पर खाली एक बयान के ऊपर एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि आप जब किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करते हैं तब तक आपके पास पुख्ता सबूत नहीं है। मैं कहता हूं पिछले 2023 से और आज 2022 से 2 साल इसको जो ईडी का जो मामला है शराब घोटाले का, ये चल रहा है। अभी तक ईडी कोर्ट के अंदर कोई सबूत क्यों नहीं दे पा रही? लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि चलिए ठीक है, सबूत की बात यहाँ कही जा रही है हमारी पार्टी तरफ से, मनीष सिसोदिया अंदर चले गए, संजय सिंह अंदर चले गए, अरविंद केजरीवाल अंदर चले गए, लेकिन इसके पहले जो मंत्री गए वो बाहर क्यों नहीं आ पा रहे? इससे तो जनता पर एक असर जाएगा ना। एक बात बताना चाहता हूँ, मोदी जी और अमित शाह की जरूरत है दिल्ली जरूरी। वो दिल्ली को लेना चाहते हैं कि सेंटर भारत की राजधानी दिल्ली है, खामे खाम मुकदमे बनाए जा रहे हैं, एक बयानों पे मुकदमा, कोई सबूत नहीं है केजरीवाल के खिलाफ। और मेरा यही कहना है और दोबारा से कि यहाँ सज्जन कुमार ने काम किया है, राजकुमार चौहान ने काम किया है और किसी ने काम ही नहीं किया। गिरफ्तारी का असर पड़ेगा, गिरफ्तारी का नुकसान होगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। पब्लिक पता है, पब्लिक को सब कुछ पता है। और आप एक बात हो रहा है, आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, चाहे कितने भी करप्शन हो, कितने भी आपने धांधली करके हो, आप बीजेपी, अगर आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो आप सब माफ है, सब माफ हो, सारे पाप धुल जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? क्या? हाँ, बोलिए। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने ना किसानों के आंदोलन में अजय मिश्रा टैनी ने वहाँ लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी थी और वहाँ किसानों को मारा गया था। उसकी जमानत 2 महीने में हो सकती है, उसकी जमानत 2 महीने में हो सकती है। और ये दिल्ली के कई मंत्रियों को अंदर दे दिया गया, उनके बारे में कोई हो नहीं, वो 2 साल से अंदर है ना। आप यही तो कहना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कानून नहीं है इस देश का। वो जमानत हो गया नहीं तो कोर्ट तय करेगा। हाँ, तो कोर्ट में तय क्यों नहीं हो पा रहा? ये जो उनकी गिरफ्तारी का समय ये गलत है कि देश पर लोकसभा का चुनाव आ रहा है और इसके पहले 9 समन भी भेजे गए, 9 समन भेजे। हाँ, 9 समन तो भेजे गए हैं। तो सवाल ये उठाया जा रहा है, जनता सवाल उठा रही है, भाई समन में क्यों नहीं गए? 2 साल से चल रहा है, 2 साल से, तो इससे पहले नहीं उठाया जा सकता था इनको? क्या चुनावों में उठाया जाना था इनको? लेकिन एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर चले गए हैं और मुख्यमंत्री बने हुए हैं, क्या ये सही लगता है आपको? देखिए, केंद्र सरकार की ये हाल है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। जिसको चाहे वहाँ नोटिस भिजवा दें, जिसको चाहे ईडी भिजवा दें, जहाँ चाहे सीबीआई भिजवा दें, जिसको चाहे नोटिस भिजवाएं, जेल भिजवाएं। उनकी वो हाल है कि गुंडागर्दी, बिल्कुल तानाशाही। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग भी खबरें देखते हैं, अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर हैं, क्या लग रहा है कि इस बार नुकसान होगा आम आदमी पार्टी को या इसका फायदा होगा जो आम आदमी पार्टी क्लेम कर रही है? फायदा होगा रिलायंस को। किसको फायदा होगा? कांग्रेस को, इसको। कैसे फायदा होगा भाई? भ्रष्टाचार के आरोप लगे उन पर। अभी साबित थोड़ा हुआ, साबित तो हुआ नहीं है, ये तो जबरदस्ती वाला काम किया। आपको लगता है कि इस गिरफ्तारी का फायदा होगा दिल्ली के अंदर? आप बताइए। केजरीवाल, हाँ जी, आप बोलना चाहेंगे? चलिए ठीक है, हम लगातार यहाँ पर लोगों से बात करें। देखिए, एक बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है, लोग बोल रहे हैं भाई अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, इसका आप और कांग्रेस को फायदा होने वाला है। कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ। आतिशी को हमने सुना, उन्होंने क्लेम किया कि भाई सिंपैथी बढ़ती जा रही है वोटर्स के। 2010 में कोलंबस घोटाले में राजकुमार चौहान थे,
ईडी और शराब घोटाले में जेल गए। पंजाब एक एक करके अभी तक गठबंधन नहीं हुआ इनका, और दिल्ली में गठबंधन हुआ। वहाँ दोनों पार्टी आपस में गाली क्रॉस कर रही है, और यहाँ आपस में। आप क्या बोल रहे थे? मेरा राहुल गांधी और लक्की मैन जितना बोलेगा अपने आप जीत जाएंगे, हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल लक्की मैन हमारे पास। कौन जीत जाएगा, कांग्रेस? नहीं बीजेपी, राहुल गांधी और लक्की मैन। नहीं तो कांग्रेस अगर बोलेगी, राहुल गांधी बोलेंगे तो बीजेपी कैसे? आराम से लक्की मैन हमारे लिए, बिल्कुल उसे लक्की मैन। आप क्या बोल रहे हैं? ऐसे गौतम बुद्धा वो हमारे राहुल गांधी है, वो जोर जुबान से बोलते हैं वही पूरा हो जाता है। वो तो बहनों से ये तक कहते हैं कि अपने पति को रोटी मत देना, कसम खिला के भेजना। आप मेरे वोटर बैंक को, बहनों और शक्ति को भी गाली देते हैं। ये हमारे कहना तो नहीं। शक्ति पर तो क्लैरिफिकेशन दे दिया ना कि उनका मतलब वो नहीं था जो कहा जा रहा है। आराध्य के बारे में नहीं बोला, आप बताइए। सर सबसे बड़ी बात ये है कि मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, और ये आ रहा हूँ माइक पर बोलिए, आ रहा हूँ। तो किसी की भी आए, मंगोलपुरी में न्याय नाम की चीज नहीं है। 22 साल हो गए जी संविधान का जो कांग्रेस आए, आप आए या बीजेपी आए, तीनों से थके। आप तीनों से खुश नहीं है? खुश नहीं है, सबूत है साहब। क्या है इसमें, क्या है इसमें? संविधान का उल्लंघन है जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो इंतजार हो रहा है उसका उल्लंघन है जी। मैं निर्दोष हूँ, अंदर गया, यहाँ सबको पता है जितने खड़े हैं। एक मिनट, इनको सबको पता। इनकी बात होने दीजिए, बात होने दीजिए। ठीक है जी, ठीक है जी, एक मिनट। और जब मैं थक गया तो इनको जगाने के लिए इलेक्शन लड़ा जी, निर्दलीय 2012 में, तब भी इनकी आँख किसी की नहीं खुली। ठीक है जी, और मेरे पे सबूत है चौहान के टाइम का। चौहान ने मेरा पर्चा देखने से इंकार कर दिया, संजय गांधी ने लिखा मेडिकल नहीं हुआ। यानी आप तीनों से नाखुश हैं भाई, यहाँ पर तो तीनों से नाखुश हैं। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि अभी मातृशक्ति ने कहा यहाँ पे कि शक्ति वर्ड का यूज करा, नहीं वो तो क्लेरिफाई हो गया ना, आराध्य का जिक्र नहीं किया। कोई बात नहीं, एक उन्होंने शक्ति शब्द का यूज करा, उसका मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि जब इस देश के प्रधानमंत्री किसी इतनी बुजुर्ग महिला को, और उसके लिए शब्द यूज करते हैं जर्सी गाय, और दूसरा शब्द यूज करते हैं कांग्रेस की विधवा, क्या वो महिला नहीं थी? क्या वो इस देश की नागरिक नहीं थी? और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद पर बैठी हुई थी, और संवैधानिक पद पर भी है। लेकिन उसके बाद भी जब प्रधानमंत्री ये सब कहते हैं, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, मैं वीडियो दिखा देता हूँ। ठीक है, वीडियो अभी नहीं, कोई बात नहीं, मुद्दों पर बात कर लेते हैं। अच्छा, अब एक सवाल है, क्योंकि देखिए वक्त कम रह गया है, मैं जल्दी से सबसे बात करूंगा। इस बार मंगोलपुरी वालों के लिए उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट जो है दिल्ली की, वहां पर मुद्दे क्या रहने वाले, एक एक करके सबके पास आने वाला। इस बार आप लोगों के लिए क्या मुद्दे हैं, किस आधार पर वोट होने वाला है? इस जगह जो मुद्दा है वो सिर्फ विकास का है, जो चौहान साहब ने करा था वो 10 साल पहले जहाँ था वहीं। लेकिन मोदी जी तो बोल रहे हैं विकसित भारत, विकसित राष्ट्र की बात कर रहे हैं। देखो ये सारे के 2047 का मिशन ले रखा है ये अरे सुनो तो, ये सारे के सारे मोदी की गारंटी लेके आते हैं। चलो उनकी तो चलो ठीक है, 16-16 घंटे काम करते हैं कि समय नहीं बचा पाया कि मणिपुर जा पाए वो। लेकिन सबसे मेन है कि जो इनके जो MP थे उनकी टिकट काट दी, यानी कि उनकी भी कोई गारंटी नहीं है। और मेरा एक सवाल ये है कि जितने भी जो बीजेपी के जो कैंडिडेट आते हैं ये बाहर से क्यों आते हैं? ये करोल बाग से, पहले अलीपुर से आ गया, निगम पार्षद तक वो वहां से रोहिणी से उठा लेते हैं। यहाँ के लोगों को जब तक वोट मतलब कैंडिडेट नहीं देंगे तो विकास कैसे होगा? आप बताइए, आपके लिए क्या मुद्दा है, एक महिला होने के नाते इस बार चुनाव में आपके लिए क्या मुद्दा है? मैंने तो भैया जब तक होश समारोह है, मैंने तो चौहान का ही राज सही देखा था। सही बताऊंगा, ये कांग्रेस, जो कांग्रेस से राजकुमार चौहान है, इज्जत भी चौहान देते हैं और जितनी सफाई दी है। मौजूदा सांसद के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हंसराज हंसी और बाकी केजरीवाल है, उनकी कोई राखी मिलना है, कुछ भी आ जाए वो झांकती नहीं है चौहान का जो। लेकिन अब तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ गए ना, गठबंधन हो गया अपना अपना। देखो मैंने तो होश संभाला जाता है, चौहान की सफाई देखिए। जो मौजूदा सांसद है बीजेपी के मौजूदा सांसद, उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? बाकी तो मुझे मालूम नहीं भाई, इतना ही है कि मैंने चौहान देखा, चौहान की सफाई देखी है। चौहान ने खबर भेजो तुरंत आते, इज्जत से बैठाते हैं, चाहे छोटा सही चाहे बड़ा सही। आप बताइए फटाफट, क्या मुद्दे रहने वाले इस बार? मुद्दे 1000 हैं। नहीं, जो मुख्य मुद्दे वो गिनाइए। महिलाओं का, सिलेंडर का, महंगाई का, रोजगारी का, नौकरी का, पेट्रोल का, डीजल का। उज्ज्वला योजना तो चला रखी ना केंद्र सरकार। अभी उस महिला ने उज्ज्वला योजना, तो सिलेंडर का जिक्र किया, उज्ज्वला योजना। आप सुनिए, अभी बीजेपी की महिला ने बोला कि महिलाओं का रेप होता है, बलात्कार होता है, थाने में नहीं सुना जाता। बीजेपी की महिला के मुंह से सुने आप। कैसा राज्य चाहिए? ऐसा राज्य नहीं चाहिए। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा सबसे बड़ा बेरोजगारी, महंगाई, और जो सबसे बड़ा मुद्दा जो आज के टाइम में है, जितनी हमारे हिस्सेदारी उतना हमारा हक, मतलब कि जातिगत जनगणना जरूरी। आप बताइए।
विकास का मुद्दा रहेगा, सबसे ज्यादा बेरोजगारी का रहेगा, महंगाई का रहेगा, और एक मुद्दा और रहेगा पूरे देश के युवाओं के लिए। तो मोदी जी विकास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे। अग्निवीर लेके आए हैं 4 साल में, एक सैनिक को 4 साल के अंदर रिटायरमेंट ये करेंगे तो क्या होगा। मैं एक सैनिक का बेटा हूं, मेरे पिताजी ने भी 20 साल नौकरी करी है, और भारत का जब युद्ध हुआ तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े उन्होंने करवाए थे, बांग्लादेश बनवाया था और चीन के साथ लड़ाई करी थी। आज 4 साल की सैनिकों को ये दे रहे हैं, पिता से पहले बेटे को रिटायरमेंट करने वाली पॉलिसी लेके आते हैं। ये इस तरीके से देश चलाएंगे ये। आप बताइए। राजकुमार चौहान ने यहाँ पे विकास किया है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, जगह जगह पर चाकू छुरियां चलती हैं। यहाँ पे पहले हंसराज हंस था, हमने देखा ही नहीं, हमने देखा था चलिए देखा नहीं। क्या मुद्दा रहने वाला है? बस आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार? मुद्दा एक चीज समझ लीजिए, मुद्दा क्या है। ये जो गरीब आदमी है, इनको राशन कौन दे रही है? केंद्र की सरकार। ये मुद्दा है। यहाँ जो मेडिकल सुविधाएं दी गई है वो मुद्दा है। जो इनको पेंशनें दे रहे हैं वो मुद्दा है। किसानों को जो किसान निधि दे रहे हैं वो मुद्दा है। जो सरकार जो योजनाएं लेके आ रही है गरीबों के लिए, अभी रेहड़ी पटरी वालों के लिए ले गए, ये मुद्दा है। ये ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। अभी ये सज्जन कुमार जी की बात कर रहे थे, 84 दंगों में जेल में है। राजकुमार चौहान जी कह रहे थे कॉमनवेल्थ घोटाले में आरोपित थे। तो ऐसे आदमी को क्या फायदा? तो चलिए ठीक है। देखिए बहुत दिलचस्प है, आपने सुना कि जहां यहां पर एक तरफ साफ तौर पर नजर आ रहा है, कुछ लोग ये बोल रहे हैं जो मौजूदा सांसद है उनको देखा नहीं, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि काम करवाया गया है। मुकाबला काफी टक्कर का नजर आ रहा है। वो बात अलग है कि अभी तक देखिए बीजेपी की तरफ से योगिंदर चंदोलिया जो यहाँ की सीट है, लोकसभा सीट नॉर्थ वेस्ट लोकसभा, वहां से डिसाइड हो गया, लेकिन अभी तक कौन होगा कांग्रेस की तरफ से जो गठबंधन की सीट है वो अब तक क्लियर नहीं हो पाया कि उदित राज होंगे या फिर राजकुमार चौहान होंगे या फिर कोई और होगा। खैर मुकाबला क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है, ये बाद में ही पता चलेगा।